तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, जो कि सोलर एनर्जी की दिशा में सरकार के द्वारा ली गई है। उनमें से एक जो है वो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, जिसका नाम है कुसुम स्कीम। फुल फॉर्म है कुसुम स्कीम की। कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म है, एक मिनट, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, शॉर्ट में जिसको कुसुम स्कीम बोलते हैं। ये कुसुम स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च करी गई है। स्कीम ये है किसके लिए? हम इस लेक्चर की शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में बात कर रहे थे कि कैसे, याद है ना श्री, हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है किसानों को प्रोत्साहित करा जाएगा कि वो सोलर एनर्जी को यूज़ करें और वो बची हुई जो बिजली है वो डिस्कॉम कंपनीज को बेच सकते हैं, ठीक है, अपने खेतों में यूज़ करने के बाद। तो वो कुसुम स्कीम का ही पार्ट है, ये सारे इनिशिएटिव्स। तो इट इज़ अ स्कीम फॉर फार्मर्स। एक तो ये फार्मर्स के लिए स्कीम है, ठीक है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड solar and other renewable power plants in the country. The scheme added solar and other renewable capacity of 30,800 megawatt till 2022। यानी कि जब से ये स्कीम लाइमलाइट में आई है तब से हमारा जो ओवरऑल, जो हमारे देश में सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो कैपेसिटी है उसके अंदर इजाफा देखने को मिला है। किसान वर्ग जो है वो प्रोत्साहित हुआ इससे, और उन सबके इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स को अगर कंबाइन करके अगर हम लोग देखें, साल 2022 तक 30,800 मेगावाट की एडिशनल पावर कैपेसिटी हमारे देश में डेवलप हो गई है विद रिस्पेक्ट टू सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, विद टोटल सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 34,422 करोड़, इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। ठीक है, स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहले बात करते हैं कंपोनेंट ए के बारे में। 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, ठीक है, 10,000 मेगावाट नाम लिया जा रहा है सिर्फ इसका, डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट साइज अप टू 2 मेगावाट। फिर बात करें कंपोनेंट बी की, इंस्टॉलेशन ऑफ 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स ऑफ इंडिविजुअल पंप कैपेसिटी टू 7.5 हॉर्स पावर। और मैंने आपको बताया था ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इससे काफ़ी ज़्यादा होता चला जाएगा आने वाले सालों के अंदर, ठीक है, और हो भी रहा है जो लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। जैसे अगर एचपी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हमने यहाँ पर देखा था इसको, जस्ट अ मिनट, ये आपका इधर, ये देखो कैपेसिटी सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम की, अगर 2 एचपी की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से सेटअप हो पाता है सरफेस पंप। 2 एचपी का अगर आप सरफेस पंप लगाते हो 10 मीटर की गहराई तक जाके पानी को निकाल सकता है, ठीक है, 1800 वाट का कॉस्ट लेकिन आती है 2,90,000। और 4.6 एचपी की सबमर्सिबल पंप की बात करें 30 मीटर की गहराई तक ये जा सकता है, 4800 वाट का होता है और खर्चा आता है 7,15,000, ठीक है। अब ये देखो, ये तो 4.6 एचपी का था तब 7,15,000 की लागत आ रही है। और इसकी बात अगर हम लोग करें, ये इंस्टॉलेशन ऑफ 17.50 लाख स्टैंडअलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स ऑफ इंडिविजुअल पंप कैपेसिटी अप टू 7.5 एचपी। एक पंप की कैपेसिटी 7.5 एचपी है। ग्राउंड वाटर के बचने के आसार लग रहे हैं नियर फ्यूचर में श्रेया? क्यों ईशा, दिक्कत है ना इससे काफ़ी ज़्यादा। एग्रीकल्चर की दिशा में अच्छा स्टेप है लेकिन ग्राउंड वाटर की हालत भी तो खराब हो जाएगी। कंपोनेंट सी, सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स ऑफ इंडिविजुअल पंप कैपेसिटी अप टू 7.5 हॉर्स पावर। स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की बात करें, स्टेट नोडल एजेंसीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज की, ये कोऑर्डिनेट करेंगे राज्यों के साथ और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, यूटीज के साथ,
डिस्कॉम कंपनियों के साथ और फार्मर्स के साथ, ताकि इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जा सके। MNRE कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट्स और यूटीज के साथ, डिस्कॉम कंपनीज के साथ और फार्मर्स के साथ, ठीक है, ताकि अच्छे से स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जा सके। स्कीम के बेनिफिट क्या होंगे? ये जो कुसुम स्कीम है, फुल फॉर्म इसकी क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। जो कुसुम स्कीम है, इसके बेनिफिट्स क्या है? इट विल ओपन अ स्टेबल एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम रूरल लैंड ओनर्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। कैसे? बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्राई और अनकल्टिवेबल लैंड, जहां पर खेती बाड़ी नहीं हो रही है और ऐसी कोई बंजर जमीन अगर पड़ी हुई है तो वहां पर ये अपने इस प्रकार के सोलर पैनल्स का सेटअप बनाकर एक इनकम कमा सकते हैं। फर्दर, इफ कल्टिवेटेड फील्ड्स आर चूजन फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्रोजेक्ट, farmers will be able to continue to grow crops as solar panels are to be set up above minimum height। ठीक है, मतलब अगर देखो अगर क्रॉप्स उग रहे हैं इस ऊंचाई पर, तो ये जो पैनल्स हैं ये कम से कम लगाए जाएंगे यहां पर। ये कम से कम इतनी ऊंचाई पर सेटअप कर देंगे कि क्रॉप्स को कोई नुकसान हो। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि हाइट जो है इनकी, मतलब बेसिकली यहाँ पर है आपका ये जो है पैनल, ठीक है, और इधर वो आपके उग रहे हैं क्रॉप्स, ठीक है, तो हाइट है। इस वजह से खेती बाड़ी को कोई खतरा नहीं है। अगर कल्टिवेटेड फील्ड्स को भी अगर चूज करना है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसे कुसुम स्कीम के लिए, तो जिसके अंतर्गत सोलर पावर प्रोजेक्ट से सेटअप कर देंगे, तो फार्मर्स विल बी एबल टू कंटिन्यू टू ग्रो क्रॉप्स एज सोलर पैनल्स आर टू बी सेटअप अबव मिनिमम हाइट। ये जो स्कीम जो प्रपोज करी जा रही है, इट वुड एंश्योर दैट सफिशिएंट लोकल solar and other renewable energy based power is available for feeding rural rural load centers and agriculture pump set loads which require power mostly during daytime। अब दिक्कत क्या होती है? ये जो पंप सेट लोड जो चाहिए, मतलब कुल मिलाकर मोटर पंप जो चाहिए, उसके लिए बिजली जो है गांव में हर वक्त आ नहीं पाती है, और जब दिन में किसानों को स्पेशली डे टाइम में जब ज्यादा काम रहता है, तो यहां से बिजली की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देयर विल बी रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस फॉर ये डिस्कॉम्स और ये जो स्टेट ट्रांसमिशन जो यूनिट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक बार बार क्या होता है, जब अगर कोई फॉल्ट होता है, या फिर गांव में आप जानते हो खेती बाड़ी वाले इलाकों में जो बिजली के खंभों की जो तारें होती हैं वो इतनी स्ट्रांग तो होती नहीं है, पावर कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो ये जो स्टेट ट्रांसमिशन जो यूनिट्स होती हैं, जो डिस्कॉम कंपनीज जो होती हैं, जो कि बिजली की पावर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनको बार बार अपने बंदे भेज भेज कर तारें ठीक करवानी पड़ती हैं, ठीक है, नई तारें डलवाना, नए खंभे बनाना, नया जो ट्रांसफार्मर है वो बनवाना गांव में या फिर जहां पर खेत अवेलेबल है, सरकार इसके लिए इतना ज़्यादा कोई प्रोएक्टिव रोल निभाती नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिजली की सप्लाई कुल मिलाकर 100 बात की एक बात रेगुलर तरीके से नहीं पहुंच पाती है किसानों के पास। तो इसकी वजह से होगा क्या? देयर विल बी रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस फॉर स्टेट transmission units and discoms as these power plants will be located closer to the agriculture loads or to electrical substations in a decentralized manner। सोलर पंप जो होंगे, दे विल नॉट ओनली सेव द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डीजल फॉर रनिंग डीजल पंप एंड दे विल प्रोवाइड अ रिलायबल सोर्स ऑफ इरिगेशन थ्रू सोलर पंप्स, बट विल ऑल्सो बी प्रिवेंटिंग हार्मफुल पॉल्यूशन कॉज बाय रनिंग डीजल पंप। अभी तक किसान जो डीजल पंप या फिर जो जनरेटर में आपको पता है मिट्टी का तेल डलता है, डीजल डलता है, तो उससे भी इन्वायरमेंट को ऑब्वियस की बात है हार्म तो पहुंचता ही है, ठीक है। या फिर एक पर्टिकुलर जगह पर जैसे किसान जो है अगर उसको रन कर रहा है
तो उसकी हेल्थ को भी हार्म पहुंच सकता है लंबे समय के अंदर। इनसे ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये दूर होंगे। ठीक है। डीजल के अंदर श्रेया क्या होता है, डीजल के अंदर कौन सा नंबर होता है, वहां पर हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को मतलब देखते तो हैं, लेकिन हाँ ठीक है इतना नहीं, लेकिन उसके अंदर कौन सा नंबर कैलकुलेट करते हैं हम लोग? वेरी गुड, सीटेन नंबर। और याद है इसके लिए यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर अच्छे डीजल को लाने के लिए एक वो सिटी डीजल चलता है जिसके अंदर सल्फ अल्ट्रा लो सल्फर कंटेंट डीजल है ना। तो इन द लाइट ऑफ द लॉन्ग वेटिंग लिस्ट फॉर इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्शन, हर गांव में बिजली तो पहुंच नहीं पाती है, सरकार के इतने सालों के वादे हैं, कांग्रेस के टाइम से आज़ादी के टाइम से चल रहे हैं, हर गांव बिजली हर घर बिजली, ऐसा हो तो पाया नहीं है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। तो दिस स्कीम विल बेनिफिट 17.5 लाख फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स विदाउट एडिंग टू द ग्रिड लोड। ग्रिड के ऊपर कोई लोड भी नहीं, क्योंकि सोलर पैनल जो है उनके माध्यम से बिजली जो है वो यूटिलाइज करी जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है 2030 के लिए? इंडिया हैज एम्बार्क्ड ऑन अ एम्बिशियस टारगेट ऑफ हैविंग 500 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड ऑल्सो प्रोवाइड 17 लाख सोलर पंप्स टू फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री कुसुम योजना इन कमिंग डेज टू कैपिटलाइज ऑन द क्लीन सोर्सेस। ठीक है। अब एक है अपना सोलर चरखा मिशन। पहले मुझे बताओ कुसुम स्कीम अच्छे थे, समझ में आ गई? हाँ क्लियर है, कुसुम स्कीम अच्छे थे। श्रेया शॉर्ट में जल्दी बताओ श्रेया शॉर्ट में बताओ, ईशा कोई भी बताओ कुसुम स्कीम के बारे में क्या सीखा आप लोगों ने, क्या पर्पस है कुसुम स्कीम का? किसके लिए कुसुम स्कीम है, कौन से सेक्शन के लिए पहले बताओ? रेजिडेंशियल सेक्टर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मर्स के लिए, कौन है इसके लिए? फार्मर्स के लिए क्या कर, फार्मर्स को मेन दिक्कत क्या आती है? कुसुम स्कीम क्यों लॉन्च करी गई, क्या दिक्कत आती है फार्मर्स को? डे टाइम में जब उनको सबसे ज्यादा, दिन के टाइम पर जब सबसे ज्यादा उनको काम की जरूरत होती है तो क्या नहीं होता उनके पास? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, ताकि उनकी जो मोटर पंप्स लगी हुई है वो क्या खींच सके जमीन से? पानी। ठीक है। और फिर हर घर या हर गांव बिजली जो है वो पहुंच चुकी है क्या देश में पूरे? नहीं। तो इस स्कीम के माध्यम से सरकार करेगी कि आप आगे बोलो। इंस्टॉलेशन वो कर सके, सोलर पंप लगा सके, और हाई एचपी पावर के पंप्स है ना। ठीक है। सोलर पैनल्स के साथ साथ जो पंप्स का जो वो बेसिकली जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो भी हाई एचपी पावर के हैं, और लागत ये पूरी की पूरी बेयर सरकार कर रही है, क्योंकि हमने देखा लगभग 4 एचपी, कितने एचपी, 4.5 एचपी, 4.6 एचपी का पंप लगाने के लिए कितनी लागत आ जाती है ईशा? 7,15,000। और 2 एचपी का पंप लगाने के लिए 2,90,000। कोई भी फार्मर इतना बियर कर सकता है 7.5 लाख रुपए के आसपास। और सरकार यहां पर कितने इंडिविजुअल, एक एक पंप कितनी कैपेसिटी का है? 7.5 एचपी। ग्राउंड वाटर को स्ट्रॉ लगा के खींच लो इसमें, यहां पर तो है। क्लियर हुआ? यहां पर दो चीजें हैं श्रेया, शैनी कंफ्यूज मत होना। इंडिया हैज एम्बार्क्ड ऑन एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक एंड प्रोवाइडिंग 17 लाख सोलर पंप्स, ठीक है, टू फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है। और कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा क्या होता है? व्हाट इज ऊर्जा? एनर्जी, बिजली। ठीक है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं एवं उत्थान महाअभियान, उनको रेस करना है, उनको एम्पावर करना है। कैसे? अपलिफ्टमेंट करना है उनका। कैसे? बिजली की मदद, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर और बिजली की मदद से। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सोलर चरखा मिशन के बारे में। 2018 में लॉन्च करा गया था मिशन। इट इज, ये इनिशिएटिव किसका है? एमएनआरई का नहीं है ये इनिशिएटिव, ये है एमएसएमई का, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखो श्रेया, सबसे बड़ी बात तो यही ट्रैप हो सकते हैं ना अपन, देख रहे हो? क्योंकि नाम जब सोलर आएगा एमएसएमई याद ही नहीं आएगा अगर पढ़ ना रखा हो तो। लॉन्च करा गया था इसको जून 2018 में। केवीआईसी एमएसएमई की क्या ये, शैनी श्रेया क्या ये?
केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन क्या है? एक एमएसएमई का पार्टी सब्सिडरी है उसका, ठीक है। इट वुड इंप्लीमेंट द स्कीम। और इसका क्या पार्ट क्वायर बोर्ड भी होता है, एमगिरी, ठीक है। क्वायर बोर्ड कहां पर है श्रेया? वेरी गुड, केरला। तो इट सीक्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रीन इकोनॉमी। द मिशन विल एंटेल अ सब्सिडी ऑफ 550 करोड़ इन द इनिशियल 2 years फॉर 50 क्लस्टर्स। क्लस्टर वाली बात जानते हो ना अच्छे से, श्रेया याद है, पढ़ा था हमने ईशा। स्किल डेवलपमेंट के अंदर क्लस्टर्स के अंदर ऑर्गेनाइज करा जाएगा एंड एवरी क्लस्टर विल एम्प्लॉय 400 to 2000 कारीगर, आर्टिसंस। The scheme will also aims at linking 5 crore women across the country to the initiative. Mission is expected to create 1 lakh jobs during the first 2 years. ठीक है। ऑब्जेक्टिव है क्या इसके? ये तो साथ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि बेनिफिट क्या होंगे, स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करना बाय जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली फॉर विमेन एंड फॉर यूथ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना थ्रू सोलर चरखा क्लस्टर्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। उसके बाद जब ये सोलर चरखा लगेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ग्रीन इकोनॉमी तो प्रमोट होगी। टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी एंड हेल्प इन अरेस्टिंग माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, जो लोग चले आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जब यहां मिलेगी तो यही काम करेंगे। टू लेवरेज लो कॉस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस फॉर सस्टेनेंस, ठीक है। पेनल्टी लगाने एक प्रकार के, और एमएसएमई का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। काम क्या हो रहा है इसके अंदर, किस तरीके का काम हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये क्या काम कर रहे हैं लोग? ये क्या कर रही है लेडी? स्विंग कर रही है, सिलाई मशीन का काम हो रहा है ना ये एक्चुअली, ठीक है। गांधी जी अपने चरखे से क्या करते थे श्रेया? केक बनाते थे, ठीक है। यहां पर भी कपड़ा बनाना है, ठीक है। सोलर एनर्जी, ये तो चलो अभी हम पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका सोलर चरखा मशीन का। These solar charkas are to be operated using solar power, which is renewable energy source. Being an environment friendly program, not only will it help in development of green economy, लेकिन ये सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा कारीगरों के लिए। और कारीगर को यहाँ पर कैसे ऑर्गेनाइज करा जा रहा है? क्लस्टर्स में। श्रेया क्लस्टर बेस्ड अप्रोच समझाओ कारीगरों को ऑर्गेनाइज करने की बाय एमएसएमई, क्या होता है इसके अंदर? क्लस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आप और मैं अगर दोनों स्विंग का काम करते हैं, अब समझाओ, आगे बोलो। हाँ, मतलब जैसे तितर बितर हम लोग पड़े हुए हैं, आप गुजरात में बैठे हो, मैं एमपी में बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो अपन लोग को एक साथ लाया जाएगा कि बल्क में एक ही जगह पर कंबाइंड एफर्ट से एक काम करो, है ना। तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए भी जनरेट होगी, और एक जगह से तुम लोग अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ सेलिंग योर गुड्स और सर्विसेज ज्यादा बूस्ट कर सकोगे, है ना। और फिर सरकार को एक ही जगह सारे लोगों को इस तरीके की विंडो देना कि हम फॉरेन में अपना माल बेच सकें, अपनी सर्विसेज बेच सकें, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा योगदान हो, ये ज्यादा आसान रहेगा, है ना। अब सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ हम फैक्ट जानते हैं। वर्ल्ड टॉप 5 लार्जेस्ट सोलर पार्क ऑन द बेसिस ऑफ पावर जनरेशन जनवरी 2023 तक। गोलमर्ड सोलर पार्क चाइना के पास है ये। गोलमर्ड सोलर पार्क चाइना के अंदर जो है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फार्म with an installed solar capacity of 2.8 gigawatt. It is a hugely impressive site with nearly 7 million solar panels, all working to deliver clean energy.
ये देख रहे हो, just see this. है ना रिमार्केबल। उसके बाद भडला सोलर पार्क इंडिया। भडला सेकेंड लार्जेस्ट सोलर फार्म इन द वर्ल्ड, हैज एन एस्टोनिशिंग। चाइना के पास कितना 2.7 गीगावाट की कैपेसिटी, हमारे पास 2.7। लेकिन अभी देखो चाइना को हराते हैं, अभी हम 2 मिनट रुक जाओ। एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 160 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ लंडन। टिल 2022 भडला सोलर पार्क वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फार्म ऑन द बेस ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। लेकिन 2023 में किसने ओवरटेक कर लिया इसको? चाइना के गोलमट सोलर पार्क ने। कहां पर है ये? राजस्थान। थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं इसको। देख रहे हो, ये देख रहे हो, इतना एरिया इसने ले रखा है राजस्थान के अंदर। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि जितना 10% पूरे लंदन का एरिया कवर हो जाए, उतना एरिया ले रखा है इसने। कहां पर है भटला? ये राजस्थान। अभी मैंने कहा आपको चाइना को हराते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास एक और है, पावागाड़ा सोलर पार्क। इन द थर्ड पोजिशन स्टूड द पावागाड़ा सोलर पार्क दैट कवर्स एन एरिया ऑफ 53 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इससे इसका 1/3 है, भटला का 1/3 है, क्योंकि भटला कितना 160 स्क्वायर किलोमीटर, ये 53। अब ये, लेकिन इसकी कैपेसिटी देख लो, बहुत कम नहीं है। ये देखो 2.8 चाइना की थी, लेकिन ये देखो 2.7 और 2.05 गीगावाट। हम चाइना से आगे हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? 4.75 हो गया ना अपना पूरा टोटल मिलाकर to Indian citizens, and is another exciting slice of the country's developing renewable energy plans. Costing $2.1 billion, solar farm make up a good chunk of $29 billion India has spent on developing renewable energy since 2018. मतलब इस सिर्फ पावागाड़ा के बारे में नहीं बता रहा है, ये वाली जो लाइन है ओवरऑल बता रहा है, ठीक है, कि हमने अभी तक $29 बिलियन का खर्चा अभी तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो पावागाड़ा सोलर पार्क बाडला था राजस्थान के अंदर, पावागाड़ा कर्नाटका के अंदर। पावागाड़ा कर्नाटका के अंदर ही है ना? कर्नाटका के अंदर। ये देख रहे हो, विलेजर्स हु गेव देयर लैंड फॉर सोलर एनर्जी कंटिन्यू टू फेस पावर कट्स। इतना भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। और दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट सोलर वो है, क्या कहते हैं, पार्क है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? श्रेया अगर यहां पर भी कंप्लेंट आ रही है पावर कट्स वगैरह ये जो है, चलो पावर कट तो वैसे फेस कर रहे होंगे अब तो, लेकिन रिक्वायरमेंट इनकी मीट हो जाती है। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है? क्या और बढ़िया तरीका? पानी पर तैराने वाले स्ट्रक्चर्स के पास लगा दिए जाएं, है ना? मतलब पानी में सेटअप कर दिया जाए इनको। एडिशनल ये अगर करने की जरूरत है तो। लेकिन इनके लिए अब एक आने वाले समय में एक चीज ये है, आपको वाटर के ऊपर इसको बिछाना है, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम को हार्म करे बिना। प्लस ये जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसका भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि लोग खेती ना बचे। सोलर पैनल पे सोलर पैनल ही लगे हुए हैं पूरे देश में। उसके बाद यूएई में है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क, MBR, फॉर अ नेशन बेस्ट नोन फॉर इट्स वास्ट ऑयल रिजर्व्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इट स्टूड 5th
पहले 5th नंबर पर आता था, अब तो ये 4th दे रखा है यहाँ पर विद ये 4th है, 5th क्योंकि ये है बेनबान। खैर जो भी है छोड़ो उसको। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क कवरिंग एन एरिया ऑफ 76 स्क्वायर किलोमीटर, डिस्पाइट बीइंग बिगर देन द सेकंड एंड द थर्ड लार्जेस्ट सोलर फार्म्स, MBR डजेंट क्वाइट रीच द सेम पावर आउटपुट येट। मैंने वही बोला था कि आपको हम लोग एरिया भले ही कम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन गीगावाट हम लोग बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। तो MBR plans to expand its current capacity of 1.63 gigawatt to around 5 gigawatt by 2030। अभी वो कोशिश में लगा हुआ है, जद्दोजहद करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी इतना हो नहीं पा रहा। उसके बाद है बेनबान सोलर पार्क इजिप्ट। बेनबान सोलर पार्क जो इजिप्ट के अंदर है, ये अफ्रीका का लार्जेस्ट सोलर फार्म है एंड 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट कवर्स एन एरिया हैविंग अ कोलोसल सोलर पावर पोटेंशियल ऑफ 6.3 किलोवाट पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। $4 बिलियन का खर्चा करके बना था। 1.61 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करता है, क्लीन एनर्जी। और बेनबान प्रोवाइड्स पावर टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इजिप्शियन होम्स। तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क, वहां का जो राजा है उसके नाम पर रखा गया है MBR सोलर पार्क। ये देखो, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको इंप्रेसिव लगेगा, लेकिन पावर कम जनरेट कर रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना। ठीक है, उसके बाद ये था ना बेनबान सोलर पार्क इजिप्ट। ये है बेनबान सोलर पार्क। कितने एरिया में फैल रखा है, लेकिन दोनों का UAE का और इजिप्ट का, MBR और इजिप्ट का ये बेनबान सोलर पार्क, ये कम जनरेट करते हैं। 1.63 UAE, 1.61 इजिप्ट। जबकि इंडिया के पास दोनों में दो दो हैं, 2.7, 2.05। चाइना भी कोई बहुत आगे नहीं हमसे, 2.8 गीगावाट। याद रखना, चारों पांचों गीगावाट में ही करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मेजर सोलर पार्क्स ऑफ इंडिया एज इन जून 2023 एक है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? एक है भटला सोलर पार्क, भटला फालोदी तहसील जोधपुर एरिया राजस्थान। बस आप इतना याद रखो, भटला जो है वो राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद पावागढ़ा, ये आपने अभी देखा, कर्नाटका के अंदर है। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश। NP कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ऑल्सो नोन एज अनंतापुरम, अनंतापुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश अगेन। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, एशियाज लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट। चरंका सोलर पार्क, इट इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट नियर पटन डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न गुजरात। ठीक है, और मेरेवा सोलर पार्क आपका मध्य प्रदेश में। ये तीनों तो आपने देख लिए थे ना, बडला पावागढ़ा दो देखे थे आपने ना। कुरनूल, पहले मैं इसका दिखा देता हूँ। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ये है। ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर NP कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जिसको अनंतापुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, NP कुंटा। ये आपका कहाँ पर पड़ता है? अगेन आंध्र प्रदेश, अनंतपुरम।
फिर है रेवा का आपका, मध्य प्रदेश का। ये रेवा। उसके बाद है चरंका सोलर पार्क, गुजरात। चरंका गुजरात, नॉर्दर्न गुजरात में। फिर आपका कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट, मदुरई, तमिलनाडु। गिरा। और फिर है कदापा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। कदापा, ठीक है। कामुथी है आपका तमिलनाडु में, और कदापा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश। एनालिसिस अगर करें, सबसे ज़्यादा सोलर पार्क कहाँ पर है आपके, आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन कौन से, कुर्नूल, एनपी कुंटा जिसका नाम है, दूसरा अनंतपुरम, और तीसरा कदापा। एक तमिलनाडु, एक गुजरात, उसके बाद एक ये आपका एमपी में हो जाएगा रेवा वाला, ठीक है। एक कर्नाटका, और एक आपका राजस्थान। तो द टॉप 5 अपकमिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन एशिया। एक आ रहा है ओमकारेश्वर रिजर्वायर, टोटल कैपेसिटी की होगी 600 मेगावाट, याद रखना गीगावाट मत लिख देना, 600 मेगावाट, मध्य प्रदेश के अंदर। रामागुंडम रिजर्वायर 100 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ आने वाला है तेलंगाना में। उसके बाद कयमकुलम 92 मेगावाट केरला। गीतल सुद डैम प्रोजेक्ट 100 मेगावाट झारखंड। और रिहान डैम उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के साथ, ठीक है। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, they have developed world's largest solar tree to promote the use of solar energy are leading CSIR, CMERI। इन्होंने क्या करा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है, जिसको इनॉग्रेट करा गया लुधियाना में, ठीक है। इट इज ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज लार्जेस्ट सोलर ट्री इन द वर्ल्ड। लुधियाना का सोलर ट्री, यहाँ के मेयर ने इनॉग्रेट करा था इसको। और दिखता कैसा है ये, कुछ ऐसा, पास से दिखाता हूँ। ये इसकी कोई क्लियर फोटो नहीं है। ओके। एंटायर सोलर पीवी पैनल सरफेस एरिया इज 309.83 स्क्वायर मीटर्स एंड इज यूज्ड इन मिनी ग्रिड एप्लीकेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको डिजाइन करा गया कि जैसे पेड़ की तरह दिखे। फिर द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर फिटेड विद सोलर पैनल्स। और कौन से सोलर पैनल्स, पीवी, फोटोवोल्टिक। सर्टिफिकेट ऑफ पोटेंशियल क्या होती है सोलर ट्रीज की, मतलब इस तरीके देखो, है तो वो सोलर पैनल्स ही, अब सोलर ट्री तो बस एक नाम दिया जा रहा है इनिशिएटिव के तौर पर। ये जो सोलर ट्रीज है दे कैन बी अलाइंड विद एग्रीकल्चर फॉर सब्सटीट्यूटिंग प्राइस वॉलेटाइल फॉसल फ्यूल्स, मतलब जो वो बिजली उनको वैसे मिलती है ना, और बिजली चली जाती है, ठीक है। फिर कभी कभार किसी किसी जगह पर बिल्स भरने पड़ते हैं लोगों को, तो वो एक स्टेबिलिटी रहे उनके पास कि इतना कि हम कितना भी यूज़ करेंगे इतना ही पैसा आएगा, या फिर वो बिल्कुल फ्री में बनाई जा सकती है बिजली, ठीक है। हर एक जो सोलर ट्री है इसकी जो पोटेंशियल है वो है टू सेव 10 to 12 टन्स ऑफ CO2 emissions being released into the atmosphere as greenhouse gases
when compared with fossil fuel fired energy generation. Besides, the surplus generated power can be fed into energy grid. ये जो एग्रीकल्चर मॉडल है, इट कैन प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इकोनॉमिक रिटर्न और फार्मर्स की मदद से हो सकती है टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेन वेरिएशंस इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, thus making farming an economic and energy sustainable practice. सोलर ट्रीज के पास कैपेबिलिटी भी होगी टू इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड फीचर्स, दैट इज राउंड द क्लॉक CCTV सर्विलेंस इन एग्रीकल्चर फील्ड्स, रियल टाइम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल प्रोटेक्शन एंड सॉइल एनालिसिस सेंसर्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी समझते हो ना, जब एक ही जगह से बैठे बैठे आपके मल्टीपल काम हो जाते हैं, आपका डिवाइस वो कर देता है, इतना हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ होती है ना. आपके मोबाइल में एप्लीकेशन अगर आपके लाइटें जला दें कमरे की, गीजर ऑन कर दें, शीशे में आप जो है वो क्लॉक देख सकते हो, मतलब कितना भी इनोवेटिव मतलब आप काम जो है वो कर सकते हो, उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स. CSIR सीमेरी डेवलप्ड सोलर पावर्ड ई सुविधा कियोस्क हेल्थ सेंटर्स may also be connected to the solar trees for real-time access to the vast majority of agriculture database as well as to the ENAM, National Agriculture Market, इलेक्ट्रॉनिक वाला उसको ENAM कहते हैं. That is National Agriculture Market, which is the place for instant and real-time access to unified online market. के रियल टाइम बेसिस पर आज अगर मान लो कि किसानों को गेहूं बेचना है, 50 रुपये उसकी कीमत चल रही है, एकदम से वो सुबह 6 बजे हो जाती है कीमत उसकी 79 रुपीज़. तो एकदम से अगर उसके पास एक्सेस होगा तो वो यहाँ पर अपना प्राइस और अपना प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली बुक कर सकता है कि मैं बेचने के लिए आ जाऊँगा, और ऑनलाइन बिक सकता है. ये ENAM के बारे में हालांकि हम एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर की हमारी डेडिकेटेड बुक है, और मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा गवर्नेंस के बारे में, गवर्नेंस में के कंटेक्स्ट में उससे जोड़ते हुए एग्रीकल्चर से. ENAM एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है. इसका भी जिक्र आज से कुछ साल पहले 2016-17 के आसपास सरकार ने करा था इकोनॉमिक सर्वे और बजट में, तब से अभी तक बड़ा फेमस है ENAM. एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मंडी मान लो इनको, किसानों के लिए एग्रीकल्चर मंडीज. हमारा सोलर एनर्जी का कंप्लीट टॉपिक अलॉन्ग विद स्कीम्स, इनिशिएटिव, पॉलिसी सब कुछ खत्म हुआ, और ये पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने कंप्लीट करी है. बाकी इतनी बड़ी नहीं है, सोलर एनर्जी का टॉपिक बहुत बड़ा था उसके साथ, क्योंकि इंटरनेशनल एफर्ट्स और ISA वगैरह बहुत कुछ था. अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे विंड एनर्जी के बारे में. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.